हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम फिर यहाँ पे कवर करने वाले हैं हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पिछले साल का जून से लेकर दिसंबर 2024 के बीच जो भी विज्ञान से संबंधित घटनाएं घटी हैं उन सब को हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज रिविजन कर रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसके अलावा जो हमारा स्पेस वाला इलाका है वो भी कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं, किन किन प्रकार या किन किन आधारों पर किस प्रकार की वैक्सीन बनाई जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे कि जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच कौन कौन सी वैक्सीन हैं, किन किन बीमारियों के लिए चर्चा में रही हैं, उन सबको यहाँ पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जितने भी हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सारी आपको जो है समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं वैक्सीन किन किन प्रकारों की होती है। तो पहले हमारी होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कई बार हम पढ़ते हैं कि जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको जो है कमज़ोर करके, जिंदा तो है मरा हुआ नहीं है, उसको जो है कमज़ोर करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाए और एंटीबॉडी बनाए। तो देखिए लिखा है बैक्टीरिया या वायरस से कमज़ोर किए गए जीवित पैथोजन को आपकी बॉडी में डाला जाता है, जिसके बाद आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनती है। तो ये किन किन बीमारियों के लिए है? खसरा, मम्स और रूबेला वैक्सीन जो भी है वो सारी किस प्रकार की हैं? लाइव अटेन्यूएटेड प्रकार की वैक्सीन होती हैं। उसके बाद आते हैं इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में वैक्सीन के माध्यम से इंजेक्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल मृत अवस्था में है, लेकिन आपकी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो आपकी बॉडी को संकेत मिलता है और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करके दुश्मन आ गया है, तो उसके खिलाफ जो है अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर देती है। अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, पोलियो वैक्सीन हमारी है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारी हो रही, और कोवैक्सीन देखिए यहाँ पे लिखा है निष्क्रिय किए गए जीवित पैथोजन होते हैं जो बीमारी उत्पन्न किए बिना इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जीवित भी होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बीमारी कई बार इसके माध्यम से हो सकती है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पे इनएक्टिवेटेड बिल्कुल मरी हुई हालत में है, मृत ही आप उसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर होता है कि जीवित है लेकिन जो है एक्टिव बिल्कुल भी निष्क्रिय होता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड मतलब निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट हमारा है ए सेलुलर या जो है सब यूनिट वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसकी बाहरी परत से, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स या फिर प्रोटीन ले लेते हैं कि ये फला जो है वायरस है या बैक्टीरिया, इसकी ऊपरी परत में इस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से जो है हम बीमार पड़ते हैं। तो वो प्रोटीन मात्र ले लेंगे, जैसे ही उसको वैक्सीन के माध्यम से आप बॉडी में एंटर कराएंगे तो हमारी जो WBC उनको पता लगेगा कि भाई कोई ऐसा प्रोटीन आया जो कि हमें बीमार करेगा, तो भी हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। याद है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा है सब यूनिट वैक्सीन के प्रकार में, मतलब कुछ और प्रकार, अन्य प्रकार है। तो टॉक्साइड वैक्सीन, हमें पता चल रहा टॉक्साइड मतलब टॉक्सिक या टॉक्सिक कोई एलिमेंट है। तो कई बार होता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया ऐसा होता है जो खुद की वजह से, मतलब उसकी वजह से बीमार नहीं हो रहे, लेकिन जो वो वायरस या बैक्टीरिया है जो टॉक्सिक एलिमेंट आपकी बॉडी में रिलीज कर रहा है उसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, निष्क्रिय किए गए टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है जिसे बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो है बैक्टीरिया की जगह है हम जो है या वायरस की जगह क्या करते हैं, हम उस टॉक्सिक एलिमेंट को जो है अपने वैक्सीन में इंजेक्ट करके आपकी बॉडी में डालते हैं। इसमें है उदाहरण डिप्थीरिया वैक्सीन, किस प्रकार का है, टॉक्साइड वैक्सीन है। कंजुगेट वैक्सीन हमारा नेक्स्ट हमारा कंजुगेट वैक्सीन है। इसमें पैथोजन के 2 विशिष्ट हिस्सों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे इम्यून प्रतिक्रिया को बढ़ाया जाए। तो कौन कौन सा है, यहाँ पर पहला है जेवैक TCV, एक स्वदेशी रूप से विकसित टाइफाइड वैक्सीन है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है कि वायरस जो भी है उसका DNA RNA
उसका डीएनए या आरएनए जो भी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस का एक छोटा सा डीएनए का अंश इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारी बॉडी में पहुंचता है, तो हमारी बॉडी को संकेत मिलता है कि ये डीएनए हमारे दुश्मन प्रजाति का है, मतलब ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है हामनो पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा, ठीक है, यहाँ पर है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी जो हमारा है वैक्सीन, और जो है कोविशील्ड जो है इसी प्रकार के हैं। नेक्स्ट हमारा है डीएनए आरएनए वैक्सीन। तो जो भी रोगजनक बैक्टीरिया वायरस है उसका जो है डीएनए या आरएनए की यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, जो कि एचआईवी वैक्सीन जैसा हमारे पास ऑलरेडी एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन क्या होती है, जो कि बहुत चर्चा में थी। तो दुनिया की पहली mRNA लंग कैंसर वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में शुरू किया गया। तो अभी तक हमने देख लिया कितने प्रकार की वैक्सीन्स होती हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। अब जो है पिछले 6 महीने मतलब जून से दिसंबर के बीच जो वैक्सीन चर्चा में रही है, किसी देश में बनाई गई है किसी खास बीमारी के लिए, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली हमारी mRNA वैक्सीन है, लंग कैंसर की वैक्सीन है, जो कि कहाँ बनाई गई है, यूरोप में ट्रायल शुरू हुआ है। नाम की बात करें तो BNT 116 वैक्सीन जो है फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है। ठीक है, स्मॉल वैक्सीन है, नॉन स्मॉल वैक्सीन लंग कैंसर के इलाज के लिए इसको डिजाइन किया गया है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका अगर बात करें कार्य प्रणाली क्या है, मतलब ये वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, तो देखिए लिखा है एक टुकड़ा यहाँ पर mRNA मैसेंजर आरएनए जो हमारा होता है उसका लिया जाता है। टुकड़ा जो है एक वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। वायरल प्रोटीन आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन का एक छोटा सा अंश होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करते हैं या इस प्रकार से इसको बनाया गया है कि जैसे ही हमारी बॉडी में पहुँचता है तो हमारी बॉडी को मैसेज मिलता है कि ये जो आरएनए आया है ये किसी दूसरी प्रजाति का है और ये हमारी बॉडी के लिए खतरा है, तो इसके माध्यम से जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो mRNA कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, यह सब समझ में आ गया आपको। उदाहरण के लिए हमने कोविड-19 के लिए भी इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके जो है बनाया था। स्पाइक प्रोटीन जो है आपने पढ़ाई होगा, जो है जो कोरोना का आपने डायग्राम देखा था, यहाँ पे जो है डंठल निकले हुए थे, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लाभ क्या है, तो इससे लाभ यह है कि कोई भी जीवित या क्षीण वायरस इसमें नहीं होता है। हम mRNA का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्य पारंपरिक जो भी वैक्सीन की तुलना में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो है साथ में ये क्या है, पारंपरिक वैक्सीन को बनाने में हमें महीनों लगते हैं, तो कम समय में जल्दी और जो है बढ़िया तरीके से इसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेंगू की नई वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी हड्डियों में दर्द होता है, इतना खतरनाक ही बुखार होता है। ठीक है, लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नई वैक्सीन टैक 003 को प्री क्वालिफिकेशन यानी पूर्व अर्हता प्रदान की है। एक प्रकार की लाइन एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो याद रखना है कि कैसे याद रखना है, देखो मैंने बताया कि डेंगू वायरस में आपकी हड्डियां तक दर्द होती हैं, तो याद रखिएगा तक, हड्डियां तक, TAK-003, और इसमें क्या है, डेंगू के लिए बनाई गई है। WHO ने जो है इसको प्री क्वालिफाइड क्या होता है हम समझ लेंगे। तो WHO ने प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली डेंगू की ये दूसरी वैक्सीन है। इसके पहले एक और वैक्सीन थी CYD-TDV, ये जो है पहली प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी डेंगू के लिए ही। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जो है प्री क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा देखो 1987 में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस वैक्सीन की खरीदारी करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वितरित वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अब यहाँ पर यह होता है कि कल को कोई भी खरीद करके इसको बेचेगा तो जो है यहाँ पर WHO
या फिर जो यूएन की एजेंसीज हैं वो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखती हैं कि जो वैक्सीन दी जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं ठीक है। बाकी जो है इस सूची में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि WHO ने जो है वैक्सीन और विनिर्माण केंद्रों को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी वैक्सीन को हमने इस सूची में डाल दिया तो आप जो है मस्त धड़ल्ले से जो है उस वैक्सीन को बनाना शुरू कर दो। तो बाकी जो है विनिर्माण वगैरह है, जो भी विनियामक प्राधिकरण है, वो राज्य सरकारों पर या जो है राष्ट्रों पर जो है निर्भर करता है कि उन्हें जो है इस चीज को कैसे करना है। अगर यहाँ पर देखिए लिखा है तो इस सूची में जो शामिल वैक्सीन्स हैं मलेरिया के लिए है, येलो फीवर के लिए है, जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए भी है और रेबीज के लिए भी। इन बीमारियों के लिए जो भी वैक्सीनेशंस हैं वो जो है प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं डेंगू को। ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, एक वायरल संक्रमण है। ये संक्रमित मादा एडीज यहाँ पर मच्छर के कारण होता है। आप देखेंगे जितनी भी बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं उसमें से ज़्यादातर मच्छर जो होते हैं वो फीमेल होते हैं, जो आपको काटते हैं और बीमार करते हैं। कहा जाता है कि जो मेल मच्छर होता है वो तो बेचारे फूलों का रस चूसते घूमते रहते हैं, यहाँ पर जो बीमार आपको कर रहा है, काटने का काम जो कर रहा है वो है फीमेल मच्छर। इलाज की कमी के चलते जो है वयस्कों में डेंगू, रक्तस्रावी बुखार और डेंगू सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवती मां से जो है शिशु में फैलता है, अंगदान से भी फैल सकता है या फिर जो है खून चढ़ाने से भी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। भारत में डेंगू के खिलाफ अभी तक कोई भी एंटीवायरल उपचार नहीं बनाया गया है, जबकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग बीमार पड़ते हैं इस बीमारी से। डेंगीऑल नामक एक स्वदेशी टेट्रावैलेट डेंगू वैक्सीन जरूर है, जो कि तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से जो है हम डेंगू का उपचार कर पाएँ। चल रही है चीज़ें, ट्रायल में है बहुत सारी, लेकिन फाइनलाइज अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है R21 या मैट्रिक्स एम। ये चर्चा में था क्योंकि भारत ने जो है अफ्रीका को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को R21 या मैट्रिक्स एम जो हमारा है, ठीक है, मैट्रिक्स एम जो है मलेरिया के लिए जो वैक्सीन है, हमने बोला था कि अब हम निर्यात करेंगे। हम मलेरिया की इस वैक्सीन को जो है अफ्रीका को बेचने के लिए सहमत हुए थे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत बड़ी मात्रा में जो है मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं। मच्छर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है और साल दर साल वहाँ पर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके पास वैक्सीन नहीं थी तो हमने बोला कि हमने बनाई है, लेकिन हम फ्री में नहीं देंगे, पैसे लेंगे और आप हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। यह बीमारी जो है प्लाज्मोडियम जीनस के एकल कोशिका वाले परजीवी के कारण होती है। इंसानों में इसका संक्रमण कुछ प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। कौन कौन से? तो एनोफिलीज एटिफसी जो मच्छर है इसके काटने से, इसके अलावा केवल मादा मच्छर ही काटती है। देखो मलेरिया भी मादा मच्छर के काटने से फैल रहा है। इसके पहले हमने डेंगू देखा था, वो भी मादा मच्छर के काटने से फैल रहा था। तो जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं जो मच्छर आपको काट काट के बीमार करते हैं वो फीमेल मच्छर होते हैं, मेल मच्छर तो घूमने गए होते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर ये जो वैक्सीन है R21 या मैट्रिक्स एम है वो क्या है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने और साथ में हमारा SII है जो हमारा, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको बनाया है। ठीक है, नोवा वैक्सीन के एजुवेजेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। वैक्सीन पी फाल्सीपेरस के खिलाफ अधिक प्रभावी है ये, कि यहाँ पर पी फाल्सीपेरस सबसे घातक परजीवी है, मलेरिया परजीवी, मतलब सबसे खतरनाक प्रकार का मलेरिया होता है, उसके खिलाफ ये ज़्यादा एक्टिव है। देखो नॉर्मल जो मलेरिया केसेस होते हैं, बुखार आ गया, आपका बदन दर्द हो गया, वो सारे नॉर्मल ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ लेने से, लेकिन जो इस प्रकार का था ये ठीक नहीं हो पाता। इसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा मलेरिया के जो केसेस थे वो इसी प्रकार के थे, इसलिए जो है इसी पर ध्यान दे करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और SII के दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको बनाया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 2018 19 या 20 है, आई थिंक याद नहीं है। उसमें जो है UPSC के प्रीलिम से पूछा गया था कि हमारे पास किस प्रकार के हेपेटाइटिस
के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों विकल्प में थे और दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस कौन कौन से प्रकार के हैं, किन के लिए हमारे पास वैक्सीन है, किन के लिए नहीं है। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है हैविश्योर, जिसका नाम रखा गया है हैविश्योर हेपेटाइटिस ए और हैविश्योर, ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। इसको जो है यहाँ पर बना दिया गया है। हैविश्योर को बनाया किसने है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने विकसित किया है। इसको जो है 2 खुराक वाली वैक्सीन है। जैसे आपको कोरोना के 3 डोजेस लगते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वैसे जो है हैविश्योर के 2 डोज आपको लेने पड़ेंगे जिसको भी ये बीमारी है, या फिर जो है इन फ्यूचर आपको बीमारी ना हो उसके लिए इसको बनाया गया है। एक बीमारी है जो लीवर की सूजन का कारण बनती है, इससे आपका लीवर स्वेल हो जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के संक्रामक वायरल या वायरस या गैर संक्रामक अभिकारकों के कारण होती है। इसीलिए इसमें जो है आप देखेंगे हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं, क्योंकि आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करते हैं। देखिए लिखा है हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रमुख प्रकार हैं, A, B, C, D, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस E भी है। B और C दोनों ही लीवर सिरोसिस हैं। दोनों में क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है। लीवर कैंसर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब है कि टाइप बी और सी जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें जो है हेपेटाइटिस बी और सी के कारण होती है। अब बात करें सी के लिए, टीका उपलब्ध नहीं है, तो सी के लिए हमारे पास जो है वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा बात करें 2030 तक हेपेटाइटिस सी का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 शुरू किया गया है। 2019 में शुरू किया गया था कि 2030 तक हम जो है हेपेटाइटिस सी को खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे, इसके लिए हमें वैक्सीनेशन तैयार करना पड़ेगा और भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे ताकि हम जो इसको जड़ से खत्म कर पाएँ। इसके अलावा हमने 2014 में मिशन इंद्रधनुष चलाया था। उसमें बहुत सारी बीमारियों को जो है यहाँ पे एक तरीके से इंक्लूड किया गया था, जिसमें था हेपेटाइटिस बी के साथ साथ 7 अन्य संक्रमणों के लिए यहाँ पर वैक्सीन का टीकाकरण कार्यक्रम हमने चलाया था। तो क्या है यहाँ पर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7। हेपेटाइटिस बी के साथ 7 अन्य संक्रमण भी शामिल थे, तो हेपेटाइटिस बी को मिलाकर के टोटल 8 प्रकार की बीमारी थी जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना था इंद्रधनुष मिशन के तहत। 2000 कब में शुरू किया, 2014 में। नेक्स्ट हमारा है कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने CTD का उपयोग करके SARS-CoV-2 के खिलाफ एक नीडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन का यहाँ पर निर्माण किया है। इसमें ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड का सहयोग किया है। तो नीडल फ्री वैक्सीन है, जैसे आप पोलियो के जो ड्रॉप्स लेते हो नीडल फ्री है ना, क्योंकि आपके मुंह से जो है, आपके मुंह में जो है 2 बूंद डाले आते हैं। तो एक नए प्रकार का वैक्सीन बनाया गया है कोविड-2 के लिए, जो है SARS-CoV-2 के लिए, जो कि नीडल फ्री है, ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कोडॉन डी जो हमारा है, इसको कैसे बनाया, इस तकनीकी के लिए जो है अमीनो एसिड अनुक्रम को बदले बिना यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कम संख्या में, देखो हमारे DNA या RNA में क्या होता है, उसमें जो है प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं, अमीनो एसिड्स के पेयर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया इस तकनीकी में, अगर यहाँ पे पेयर हैं, मान लीजिए रेड कलर के जो है 5 पेयर हैं, कलर से डिनोट कर लेते हैं, ग्रीन कलर के जो है 5 हैं, और जो है ब्लू कलर के यहाँ पर 2 हैं। ये सारे पेयर होने चाहिए, कोई भी कम हुआ तो उस वायरस की जो भी चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, उसका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है कमज़ोर हो जाएगा, तो ठीक से काम नहीं करेगा। मान लीजिए इस जो B2 को है, इसको हम कमज़ोर कर दें कि कम संख्या में, इतना कमज़ोर कर दें कि वायरस जो भी है उसका जो है जेनेटिक मटेरियल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो काम करना बंद कर देगा और हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। इससे होगा क्या, हमें भी नुकसान नहीं होगा और बहुत कम समय में, बढ़िया तकनीकी है ये, इससे हम जो है बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। काफ़ी कम समय भी लगता है इसको बनाने में, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, कोडॉन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। देखो लिखा है यहाँ पर
प्राकृतिक रूप से कम संख्या में पाए जाने वाले कोडन युग्मों को और भी कम किया जाता है ताकि जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो कमजोर हो पाए। नेक्स्ट हमारा है फेरोस्टोसिम। फेरोस्टोसिम क्या है, ये चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा था। जो कोरोना हमें क्या मतलब, जिनको भी कोरोना हुआ था जिसकी वजह से उनके लंग्स या फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे, तो एक जो है वहाँ पर मसल्स थी जो कि मर रही थी, इसका नाम यहाँ पर है फेरोस्टोसिस। ठीक है, यहाँ पर देख लिखा है। कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के मरीजों में फेफड़ों के गंभीर बीमारी का प्रमुख कारण जो है फेरोस्टोसिस नामक कोशिका की मृत्यु थी, जो कि आपके फेफड़ों में पाई जाती है। जब लोगों को कोरोना हो रहा था तो ये कोशिका जो है मर रही थी। जब मर जाती थी कोशिका तो लोगों को जो है सांस लेने में समस्या हो रही थी, जिसके वजह से जो है कोरोना बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा था। तो यह कोशिका मृत्यु एक इंट्रासेल्यूलोज आयरन डिपेंडेंस टाइप है। इस प्रकार की कोशिका की मृत्यु के दौरान आमतौर पर बड़ी मात्रा में लीह संचय और लिपिड पेरोक्सीडेशन की स्थिति देखी जाती थी, तो जिसके वजह से लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में मृत्यु हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की अन्य कोशिकाएं भी हैं, ट्यूमर हो गया, तंत्रिका सेल के रोग हो गए, आपके किडनी को नुकसान आदि यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप ज़्यादा बीमार होते हो। अगला आर्टिकल हमारा है प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? बहुत तरीके के होते हैं प्रोबायोटिक्स। हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी बॉडी में जो है हाथों में पाए जाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं और खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देखिए लिखा है, वैज्ञानिकों ने लैक्टिक एसिड जीवाणु के एक नए उपभेद या स्ट्रेन की खोज की है। ये उपभेद खाद्य और दवा के लिए एक आशाजनक प्रोबायोटिक हो सकता है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्रोबायोटिक की खोज की है जो कि इन फ्यूचर हमारी दवाइयों को और असरदार बनाएगा, और साथ में हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं अगर उनमें जो है इनका इस्तेमाल करके हम उपयोग करें तो हमें जो है और बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो है पोषक प्राप्त होगा। अब बात करें जो भी प्रोबायोटिक्स होते हैं आमतौर पर फायदेमंद होते हैं। ठीक है, खमीर वगैरह हो गया, ईस्ट वगैरह हो गया, इसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका सेवन करने पे हमें बहुत फ़ायदा होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है ये प्रोबैक्टीरिया का एक प्रकार है। दूध दही जो भी आप खाते हो ये सारे हमारे होते हैं। मानव के आंत में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमारे यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। वे दही और अन्य किण्वित जो भी किण्वित पदार्थ होते हैं, फर्मेंटेड होते हैं चीज़ें, उन सब में पाए जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद होते हैं। तो दूसरी ओर प्रीबायोटिक्स ऐसे खाद्य आमतौर पर उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ हैं जो मानव आंत के सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं। तो हमारे आंत में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रह रहे हैं उनके लिए जो ये चीज़ें हैं ये भोजन के रूप में हैं। तो ये जब नहीं मिलती हैं तो हमारे जो आंत के छोटे छोटे कीड़े हैं वो बेचारे मर जाते हैं, जिसके कारण जो है हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। अगला आर्टिकल है जाइलिटोल। अब जाइलिटोल का याद रखना है तो जेली से याद रखिएगा। जेली कैसी होती है? मीठी होती है। तो जाइलिटोल होते हैं आर्टिफिशियल जो शुगर होता है ना, स्वीटनेस, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर नहीं खाते, चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे और चीज़ें नहीं खाएंगे, इससे जो है शुगर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है आर्टिफिशियल जो है स्वीटनेस का इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में रिसर्च में सामने आया कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस आप इस्तेमाल कर रहे हो इससे बहुत सारी प्रकार की बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं। देखो हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि कृत्रिम स्वीटनर जो जाइलिटोल है स्वास्थ्य के सक्षम जो है समक्ष जो है जोखिम पैदा करा। तो जाहिर सी बात है एक बेचारे लोग जो है एक बीमारी से बचने के लिए कुछ नया इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इससे तो और दूसरी बीमारी हो रही थी। मतलब जो है यही होता है कि क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके वाले। तो बहुत सारे लोगों ने जो है स्वीटनेस का इस्तेमाल किया क्योंकि उनको मधुमेह था, ब्लड शुगर हाई था, बहुत सारी समस्याएं थी, इनका बहुत समय तक इस्तेमाल किया। बाद में पता चला कि इससे तो कैंसर हो रहा है, हार्ट की और प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो इसको भी बंद कर दिया गया। अब बात करें ये होते क्या है, तो ये क्या है? शुगर अल्कोहल है ये।
ठीक है, नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, शुगर अल्कोहल है। इनका उपयोग जो है आमतौर पर स्वीटनर के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। जो लोग भी गुड़ या चीनी या किसी अन्य प्रकार का स्वीटनेस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल कर रहे थे। शुगर अल्कोहल में जो है शुगर अणुओं और अल्कोहल अणुओं के गुण मौजूद होते हैं। इसमें क्या है, शुगर फ्री च्युइंगम्स वगैरह हो गए, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मधुमेह रोगियों के जो भी अनुकूल खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर है वो ना बढ़े, क्योंकि आर्टिफिशियल जो शुगर है ये आपके बॉडी का ब्लड शुगर जो है नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है, पहली बार स्वीकार किया गया है, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन के टीटीए सहित कई दुर्लभ साइड इफेक्ट्स यहाँ पर हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो भी वैक्सीनेशन कराया है खासकर कोविड-19 का, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी इसी प्रकार का तरीके से जो भी हमने वैक्सीन इस्तेमाल किया है उसमें जो है लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स जो हुए हैं उसमें एक नई बीमारी निकल के आ रही है, वो ये है। इसे वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि कई बार हमें पता है कि नॉर्मल आप जब भी वैक्सीन लगवाते हो किसी बीमारी के लिए तो थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, बुखार आना, वीकनेस फील होना, लेकिन ये जो है टेम्परेरी प्रकार के हैं। लेकिन जब सिम्टम्स जो है स्थायी हो जाते हैं किसी व्यक्ति में, जैसे हमने देखा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों के जो है बॉडी पार्ट्स फेल हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो है हॉस्पिटल में सबमिट होना पड़ा, तो ये सारे क्या होते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन जो है साइड इफेक्ट्स हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है थ्रोम्बोटिक और जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये दो प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, दोनों अलग अलग हैं। किसी व्यक्ति के रक्त के थक्के बनने के साथ, अगर रक्त का थक्का बनता है, जैसे अब ब्लड क्लॉटिंग हो जाए आपकी कहीं भी बॉडी में, खासकर जो हमारी वेन्स हैं, धमनियां हैं, उनमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ब्रेन अगर हार्ट बोला मैंने, हाँ, ब्रेन में क्लॉट हो जाए तो आपको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो क्या है, जब ब्लड क्लॉट होता है उस प्रक्रिया को हम जो है थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब इसके अलावा जब हमारी प्लेटलेट्स कम होती हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये दो प्रकार के जो है साइड इफेक्ट्स जो है लोगों की बॉडी में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो उन पर जो है कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई गई थी। ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क, ब्रेन में कहीं ब्लड क्लॉट हो जाए तो आपको पता है समस्या हो जाएगी। पेट, फेफड़े, धमनियां जो है, इन आदि को सबको ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वजन घटाने वाली दवाइयाँ। तो एक रिसर्च में सामने आया है कि वजन घटाने वाली जो दवाइयां हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है मददगार हो सकती हैं। अब क्यों होंगी तो इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है जो भी वजन घटाने वाली दवाइयां होती हैं वो आपकी भूख को मार देती हैं। ऐसे आर्टिफिशियल जो है माहौल बनाती हैं बॉडी का कि आपको दिमाग को ये जाता है मैसेज की भूख नहीं लगी है, पेट भरा भरा महसूस होता है। तो इन सब के तरीके से क्या है, हम बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि मोटापे से निपटने वाली बनाई गई दवाइयाँ जो है कई अन्य बीमारी के इलाजों के लिए जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब क्यों करती है तो वजन घटाने वाली दवाइयां जो है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड जो है GLP-1 नामक आत्र हार्मोन के कार्यों की नकल करती हैं। ये हार्मोन जब नेचुरली हमारी बॉडी में निकलता है, कब, जब हम खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं पेट भरता है तो ये जो है निकलता है हार्मोन, उसी के बाद तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। ये हार्मोन ना निकले जिसकी बॉडी में, इसका मतलब वो खाना खाता ही रहेगा, बहुत सारा खा जाएगा। तो ये क्या है, हम आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करते हैं दवाइयों के माध्यम से, जिससे दिमाग को मैसेज आता है कि अब पेट भर गया है, खाने की ज़रूरत नहीं है, या पेट भरा भरा है, खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मनुष्यों में 3 प्रमुख ऊतक यथा आंत की जो है एंडोक्राइन एल हो गई कोशिकाओं, अग्नाशय की V कोशिकाओं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्रावित होता है। तो 3 जगह से होता है ये। GLP-1 जो है इंसुलिन पता है ना आपको क्या होता है, हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। ब्लड शुगर को कम करने के लिए जो है जो भी मधुमेह के मरीज होते हैं उनको जो है इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी का ब्लड शुगर जो है हम कम कर पाए। ठीक है, तो GLP में क्या होता है, इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, और ग्लूकागन जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है
उसके उत्पादन को कम किया जाता है, तो ब्लड शुगर हमारा लो हो जाता है। ये सारा होता है तो हमारी भूख की इच्छा को जो है कंट्रोल करता है। ऐसे मैसेज जाते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है और हम खाना कम से कम खाते हैं। या तो समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा है अल्ट्रासाउंड तकनीकी। अल्ट्रासाउंड साउंड है, ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स की जो है इमेज बनाती हैं, जो कि सोनार वगैरह में समुद्र की गहराई वगैरह जानने में, समुद्र के तट में अंधे या तलहटी में क्या है कैसे है, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो वही बहुत चर्चा में रहा है। देखिए लिखा है, वैज्ञानिकों ने फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग करके मस्तिष्क की गतिविधियों की सफलतापूर्वक मैपिंग की है। फूजी, ठीक है, फूजी नाम रखा है इसका, शॉर्ट फॉर्म जो है, एक नई तकनीकी है जिसे संवेदनशील, व्यापक और हाई रेजोल्यूशन न्यूरल इमेजिंग प्रदान की जाती है। तो क्या करता है, आपकी बॉडी पार्ट्स में इनको भेजा जाता है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 किलोमीटर हर्ट्ज से ज़्यादा की यहाँ पर जो है ध्वनि तरंगे का उपयोग करके आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसकी जो है इमेज यहाँ पर बनाई जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं भेजा जाता है, जिससे आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस तकनीकी का इस्तेमाल जो है कई बार जो है आपको अंडर वाटर आकाशवर्क्स में होता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में होता है, सोनार में भी किया जाता है, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिना परीक्षण बिल्डिंग और क्लीनिंग में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब कर रहे हैं, मेडिकल वाले क्षेत्र में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मेथनॉल। एथेनॉल तो पढ़ा होगा, जो नॉर्मल जो हम शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस ज़्यादातर जो है मेथनॉल से बनी होती हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे, वो एथेनॉल से बनी होती है। मेथनॉल जो है कच्ची शराब या हूच ट्रेजरी पड़ा होगा आपने, बिहार में बहुत चर्चा में रहती है, आंध्र प्रदेश में भी चर्चा में रही है कि जो है नकली शराब पीने से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। तो हूच या नकली शराब, खराब गुणवत्ता वाली शराब के सेवन से होने वाली मौतों के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, मेथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल जो है पॉइजनिंग एलिमेंट होता है, जिसके वजह से लोगों की यहाँ पर मौत होती है। इसे वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताएं क्या है, यह बहुत हल्की, मीठी और तीखी गंध युक्त होता है। कुछ हद तक जो है एथेनॉल जैसा ही दिखता है। तो इसके प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है एथेनॉल जैसी हैं, इसलिए कई बार लोग जो है शराब बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से नकली शराब। रंगहीन है, काफ़ी अस्थिर तरल है, ये जल में पूरी तरीके से घुल जाता है जो पैक बनाते हैं लोग। तो इसका उपयोग जो है हिमांक कम करने के लिए, मतलब जो है कोई भी चीज़ है उसको जमने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, किसका, मेथनॉल का। अब हम आते हैं यहाँ पर उपयोग। देखो, लोग जो है शराब बनाकर लोगों को पिला रहे हैं, तो कई बार जो है लोग अंधे भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पी लेते हैं तो लोग मर भी जाते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल पेंट में या वार्निश के विलायक के रूप में और मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाना चाहिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, हमें पता है। ये बायोडिग्रेडेबल ऊर्जा के संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा के सेवन से दृष्टिहीनता हो जाती है, अगर ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर लिया तो लोगों की जान भी चली जाती है। अब बात करें जो है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, फलों वगैरह को पकाने में किया जाता है। तो फलों वगैरह को पकाने में जो है शायद एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एथिलीन ऑक्साइड। तो सिंगापुर में हमारे बहुत सारे मसाले वगैरह आयात किए गए थे, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि देख लिखा है कि सिंगापुर फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाले के जो भी उत्पाद हैं अपने बाजार से हटाने के लिए यहाँ पर बोल दिया। यह एक रंगहीन, गंधहीन, आकर्षक, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है, ठीक है। इसका उपयोग जो है एंटीफ्रीज, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और एडेसिव सहित अन्य केमिकल्स में किया जाता है। इसका उपयोग जो है कीटनाशक वगैरह में भी किया जाता है। और ये गैस जो है कैसे मसालों में पहुंची, वो तो जो है प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो भी अपने मसाले बना रही थी, उनको पता होगा। स्वास्थ्य पर जो है बहुत सारे प्रभाव हैं। लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी आँखें, स्किन और जो है श्वसन मार्ग में जलन होना शुरू हो जाएगी। साथ में जो है मनुष्यों के लिए कैंसर का
कारण भी बन सकता है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सिंगापुर ने किसके लिए मना कर दिया, यहाँ पर एथिलीन ऑक्साइड होने की संभावना के कारण हमारे बहुत सारे मसाले यहाँ पर बैन कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है एथिलीन के उपयोग पर फिजाई FSSAI की दिशा निर्देश। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हाँ, इसको फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सांद्रता जो है 100 ppm प्रति मिलियन पार्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो है एथिलीन गैस के किसी भी स्रोत को फलों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से मना किया जाता है। इसलिए देखिएगा जो भी फल वगैरह पकाए जाते हैं वो पेपर में लपेट कर पकाए जाते हैं, ताकि जो भी गैस पकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो डायरेक्ट जो है फलों के संपर्क में ना आए। कुछ समय ये भी देखा गया था, हाँ, कच्चे पुराने आलू हैं उनको नया आलू बनाने के लिए क्या करते थे वो कि रात भर चूने में भिगो के रखते थे, जिसके कारण जो है वो उनकी जो बाहर की स्किन है थोड़ी सी ख़राब हो जाती थी। उसके बाद क्या करते थे, उसको जो है किसी बड़े से झोले में भर कर पीटते थे, फिर मिट्टी में लपेट के बेच देते थे। तो पुराने आलूओं को जो है नए आलू बनाकर बेचा जा रहा था। तो जितने भी फल सब्जियां हैं सब में हमें मिलावट देखने को मिलती ही मिलती है। कैल्शियम कार्बाइड, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो हमारा है, फल के व्यापारियों को जो भी है फल पकाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आपको एक लिमिटेड मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है मनुष्यों में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें तो इसे बुझे चूने को कोक के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। यह एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है जो कि फलों को पकाने में मददगार होती है। इस गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश मिले होते हैं। जो हमारा फ़ज़ाई है 2011 के तहत उन्होंने बहुत नियम कानून बनाए थे, जिस पर बोला गया था कि कैल्शियम कार्बाइड जो है जो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस पर जो है लगातार बैन वगैरह लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी जो है फल व्यापारी हैं जो कि इनका इस्तेमाल करते रहते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है हमें लोगों के स्वास्थ्य में दिखाई दे रहे। तो ये रहा सारा हमारा आज का आर्टिकल स्वास्थ्य से संबंधित था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि वैक्सीन कौन कौन से प्रकार के होते हैं और पिछले 6 महीने में कौन कौन सी वैक्सीन जो है किन किन बीमारियों के लिए चर्चा में रही हैं, वो सारा हमने यहाँ पर देख लिया है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, हेल्पफुल भी रही होगी। तो हमने क्विक रिविज़न क्या है स्वास्थ्य से संबंधित पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।